मानो चिड़िया घर के बाहर नलके पर बैठी गंदे बर्तन धो रही थी। कई बार धोने के बावजूद भी बर्तन के जले हुए निशान नहीं जा रहे थे। ए ऊपर वाले, ये बर्तन साफ क्यों नहीं हो रहे? कितनी बार धो लिए। तभी पीछे से मानो चिड़िया की सौतेली माँ आ जाती है। जब वो बर्तन देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ महारानी, कितनी बड़ी हो गई है, अभी तक तुझे बर्तन धोने नहीं आए? जरा देखो तो, ये बर्तन तो वैसे के वैसे ही गंदे हैं। माँ, मैंने ये बर्तन बहुत बार धोया है, लेकिन जले का निशान जा ही नहीं रहा। ये सुनते ही चिड़िया की सौतेली माँ उसके पास आती है और उसका जोर से पंख पकड़ लेती है। माँ, छोड़ दीजिए, मैं साफ कर दूंगी। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। ये दर्द मैं तुझे इसलिए दे रही हूँ ताकि तू याद रखे, हर काम ढंग से करना है, न कि बस ऐसे ही पंख चलाने होते हैं। अगर दोबारा ऐसे काम किए तो बहुत बुरा हाल करूँगी मैं तुम्हारा। फिर मानो चिड़िया की सौतेली माँ उसका पंख छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया वहीं बैठी रोने लगती है। वो फिर से गंदे बर्तन उठाती है और उन्हें रगड़ने लगती है। मैं चाहे जितनी भी कोशिश करूं, लेकिन सबको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। शाम हो जाती है। जंगल के पड़ोस में एक दावत होती है। मानो चिड़िया की सौतेली बहन कुछ गुलाब के फूल लेकर मानो चिड़िया के पास आती है। अरे सुन, मुझे इन गुलाब के फूलों का सुंदर सा हार बना कर दो। मुझे शाम के फंक्शन में इन्हीं फूलों से सुंदर गहने पहन कर जाने हैं। लेकिन पारो दीदी, मुझे तो इन फूलों से गहने नहीं बनाने आते। क्या कहा? इतनी बड़ी हो गई और अभी तक तुझे ये फूलों से गहने नहीं बनाने आए? अरे जंगल का हर पक्षी ये काम जानता है। नहीं नहीं पारो दीदी, दरअसल मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सुनते ही मानो चिड़िया की सौतेली बहन भड़क जाती है। वो एक गुलाब के फूल का कांटा तोड़ती है और जोर से मानो चिड़िया के पंख में मारती है। छोड़ दीजिए पारो दीदी, मुझे छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। तेरे काम ही ऐसे है कि तुझे बिना मार पीट के कोई काम समझ में नहीं आता। सुना है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तेरा भी वही हाल है। प्लीज दीदी, छोड़ दो मुझे। फिर सौतेली बहन वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया वहीं बैठी आंसू पोंछती है और जैसे तैसे करके उन गुलाबों के फूलों से गहने बनाने लगती है। माँ, काश आप मुझे अपने साथ ले जाती। अगर ऐसे ही जिंदगी जीनी है तो मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। कुछ समय बाद मानो चिड़िया का सारा परिवार दावत में पहुंच जाता है। मानो चिड़िया अकेली खड़ी भोजन खा रही थी। तभी उसकी सौतेली बहन दो पक्षी सहेलियों को लेकर वहाँ आती है। अरे देखो देखो, ये मेरी सौतेली बहन है। अच्छा, ये तुम क्या कह रही हो? देखो, तुम कितनी सुंदर लग रही हो और ये तो नौकरानी लग रही है। हाँ हाँ सहेलियों, अगर ये काम ठीक से नहीं करती तो माँ इसे बहुत मारती है। हाँ हाँ पारो सहेली, इसे तो देखकर ही लग रहा है कि इसे रोज डंडे पड़ते होंगे। फिर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। मानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया रसोई में रोटी बना रही थी। तभी उसकी सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। अरे कलमोही, अभी तक रोटी नहीं बनी, इतना समय ले रही है। और ये क्या, ये कैसी रोटियाँ बना रही है? इतनी बार तुझे समझाया है, लेकिन तू तो सीखती ही नहीं। ऐसा कहते हुए सौतेली माँ मानो चिड़िया के पास आती है और गरम गरम चिमटा मानो चिड़िया के पंख पर लगा देती है। हाय, मैं मर गई। माँ, मेरे पंख छोड़ दो, मेरा पंख जल गया है। मैं अब सही से रोटी बनाऊंगी। नहीं, तुझे ये निशान याद दिलाएगा। तुझे हर काम सही से सीखना होगा, वरना मैं तुझे अच्छे से बताऊंगी कि काम कैसे करना है। चिड़िया की सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया रोने लगती है। उसके मन में तो अब बहुत डर बढ़ जाता है। अगले दिन मानो चिड़िया अपने कमरे में बैठी पेंटिंग बना रही थी। ये चित्र तो कितना सुंदर बन रहा है। अगर मम्मा होती तो देखकर कितनी खुश होती। इतने में मानो चिड़िया की सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। हाँ हाँ, सारा दिन यही काम करती रहना, पढ़ाई में तो तेरा ध्यान लगता नहीं, बस मेरे पैसे बर्बाद करती रहती हो।
नहीं माँ जी, मैं पढ़ाई भी करती हूँ। मुझे ये चित्र बनाना बहुत पसंद है। चिड़िया की सौतेली माँ गुस्से में आकर उसका बनाया हुआ चित्र फाड़ देती है। फालतू के काम करने से कोई बड़ा नहीं बनता। जा रसोई में जाकर रोटियां बना। तुझे पता है ना कि तेरे इन चित्र से हमारा पेट नहीं भरने वाला। मानो चिड़िया की माँ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मैं जितने भी काम कर लूँ मगर मेरे हर काम में इन्हें कमी नजर आती है। मेरी तो किसी को कोई कदर नहीं है। मेरी माँ कहती थी कि मैं एक दिन बहुत बड़ी चित्रकार बनूंगी। क्या सच में मैं कभी चित्रकार बन पाऊंगी? ये सब तो मुझे चैन से जीने भी नहीं देते। यहाँ तो मेरी कदर ही नहीं है और ना ही मेरे सपनों की। शाम के समय जब मानो चिड़िया की सौतेली माँ उसकी बेटी दोनों खाना खा रही थी तो वो मानो चिड़िया से कहती है, चीची माँ जी, ये कैसा खाना बनाया है? जरा देखो तो, दाल में नमक ही नमक है। मम्मा जरा इसे अच्छे से समझा दीजिए। क्या जब ये ससुराल जाएगी तो ऐसे ही खाना बनाएगी? जो भी हो माँ, बेइज्जती तो आपकी ही होगी। सुन लिया कलमुही, जा मेरी बेटी के लिए दोबारा से भोजन बना कर आ। क्या करें बेटी, अब ये मनहूस हमारे गले पड़ गई है। रोती हुई मानो चिड़िया फिर से रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। अगले दिन मानो चिड़िया का पिता घर लौट आता है। माँ जरा जल्दी आइए, देखिए पिताजी आ गए। बाबा मैंने आपको फ्रॉक का कहा था, क्या आप लेकर आए हैं? हाँ मेरी बेटी, ये लो अपना फ्रॉक। मैं सब कुछ लाया हूँ जो तुमने कहा था। तभी मानो चिड़िया अपने पिता से कहती है, बाबा मैंने आपको कलर का कहा था, क्या आप वो लेकर आए हैं? ये सुनते ही मानो चिड़िया के पिता को गुस्सा आ जाता है। ये सब बेकार की चीजें हैं, क्या मैं तेरे ऊपर अब अपने पैसे जाया करूं? लेकिन बाबा मुझे कलर करना पसंद है। ये सुनते ही चिड़े को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी के एक जोरदार पंख मारता है। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। तेरी माँ ठीक ही कहती है कि तू कोई काम भी ढंग से नहीं करती, तू बस घर के काम करने पर ध्यान दे। ये सुनकर मानो चिड़िया रोने लगती है। ठीक है पापा, मैं सीख लूंगी। चिड़िया की सौतेली माँ और बहन देखकर मुस्कुराती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कहती। उसी जंगल में एक अमीर चंदू चिड़े का परिवार भी रहता था, लेकिन वो उस जंगल में मामूली से घर में रहते थे। जंगल में किसी को भी नहीं मालूम था कि वो बहुत अमीर पक्षी हैं, क्योंकि उनका असली बिजनेस विदेश के जंगल में था। शाम के समय मानो चिड़िया अकेली नदी पर बैठी चित्र बना रही थी। वहीं पेड़ के पास चंदू चिड़ा खड़ा होता है और वो मानो चिड़िया को देख रहा होता है। ये चिड़िया कितनी सुंदर है, हमेशा यहीं आती है और यहीं बैठकर चित्र बनाती है, लेकिन क्यों इतनी सुनसान जगह पर भला कौन अकेला बैठता है? लगता है इसके जीवन में बहुत दुख है। कभी कभी तो मैं इसे चुपचाप रोते हुए भी देखा है, ऐसा क्यों होगा? तभी चंदू चिड़ा मानो चिड़िया के पास आता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो बस आपके चित्र देख रहा था। क्या क्या सच में? हाँ, आपके चित्र तो बहुत सुंदर हैं। क्या सच में? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं। फिर मानो चिड़िया कर देती, यहाँ पर इस बेकार नौकरानी चिड़िया को भेजने की क्या जरूरत थी? बेटी अब क्या कर सकते हैं, तुम्हारी किस्मत। मीना बेटी, मैं काम पर जा रही हूँ। मम्मा इतनी भी क्या जल्दी है, सुबह सुबह खाली पेट जाएंगी क्या? कम से कम मम्मा चाय तो पी कर जाएं। मीना, तुम्हारी चाय के चक्कर में सूरज सर पर चढ़ जाएगा और फिर सारी की सारी मछलियाँ नदी के भीतर चली जाएंगी। अगर मछलियाँ नहीं मिली तो बाजार में क्या बेचने जाऊंगी? तभी मानो चिड़िया की बेटी रसोई से चाय लेकर आती है। मम्मा इतनी भी क्या जल्दी है, जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलकर ही रहेगा। ये लीजिए चाय पी लीजिए, जब तक मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ मीना, अब तुमसे भला कौन जीत सकता है। फिर मानो चिड़िया चाय पीती है और अपना मछलियों का जाल उठाकर अपने घर से निकलती है। नदी पर मानो चिड़िया का दोस्त कबूतर भी इंतजार कर रहा था। मानो बहन, कहाँ रह गई थी तुम? देखो तो सूरज सर पर चढ़ाया है। अरे कबूतर भैया, क्या करती, तुम्हें तो पता है मीना का, वो मुझे बिना नाश्ते के आने नहीं देती।
ठीक है मानो बहन, चलो अब जल्दी से जाल फेंकते हैं। फिर मानो चिड़िया और कबूतर मिलकर नदी में जाल फेंकते हैं। वो सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, लेकिन उनके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। जिसके बाद परेशान होकर कबूतर चिड़िया से कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें आज देर हो गई है, अब मछलियाँ नहीं मिलेंगी। तुम्हें तो पता है मानो बहन, हमारे घर का चूल्हा इन मछलियों के बेचने से ही चलता है। आज एक भी मछली नहीं मिली, न जाने कहाँ से आएगा राशन। माफ करना कबूतर भैया, मुझे नहीं मालूम था कि हमारी आज की मेहनत जाया जाएगी। हम गरीबों की तो किस्मत ही बुरी है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। न जाने कब हमें छुटकारा मिलेगा इस गरीबी से। चिड़िया बहन, अगर तुम गरीबी से इतनी ही तंग हो तो इस नदी में छलांग लगा दो। क्या मतलब? मानो बहन, सुना है कि इस नदी में एक जादुई जंगल है। ये काम है बहुत मुश्किल, क्योंकि हमारे जंगल के 2 पक्षी गए थे इस नदी में। एक तो लौट कर नहीं आया, जो दूसरा आया था वो मालामाल होकर आया था। अरे कबूतर भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला क्या पानी के अंदर जीवन संभव है? आप तो बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं। चलिए अब घर चलते हैं, अंधेरा हो रहा है। मानो चिड़िया कबूतर की बात को अनसुना कर अपने घर आ जाती है। जब से मानो चिड़िया ने कबूतर की बात सुनी थी, तब से मानो चिड़िया का मन उस जादुई जंगल को देखने का कर रहा था। क्या हुआ मम्मा, आज आपको नींद नहीं आ रही? फिर मानो चिड़िया अपने घोंसले से उड़ती हुई अपनी बेटी को उस जादुई दुनिया के बारे में बताती है। मीना बेटी, तुम मेरे लिए कल रोटी और पानी बांध देना। ऐसी गरीबी में अब हम नहीं जी सकती। तुम भी अब बड़ी हो गई हो, मुझे तुम्हारी शादी भी करनी है, इसलिए मैं अपनी तरफ से एक कोशिश जरूर करूंगी। ठीक है मम्मा, लेकिन अपना ध्यान रखिएगा। मानो चिड़िया और मीना की बातें वहीं से गुजरता हुआ बादल कौवा सुन लेता है। क्या जादुई जंगल? कल मैं भी चिड़िया के पीछे पीछे उस जादुई जंगल में जाऊंगा और फिर जंगल का सबसे अमीर कौवा बनकर लौटूंगा। हो हो। अगली सुबह मीना चिड़िया अपनी माँ को भोजन और पानी की बोतल एक पोटली में बांध देती है। मानो चिड़िया वो पोटली उठाती है और नदी की ओर चली जाती है। बादल कौवा, जो चिड़िया का पड़ोसी था, वो जाते हुए चिड़िया को देख लेता है। वो भी चिड़िया के पीछे पीछे उड़ने लगता है। मानो चिड़िया नदी पर जाती है और पानी में छलांग लगा देती है। तभी मानो चिड़िया उस जादुई जंगल में पहुंच जाती है। बादल कौवा भी चिड़िया को ये सब करता देख रहा था। वो भी चिड़िया के पीछे पीछे छलांग लगा देता है। अरे, यहाँ तो सच में एक जंगल है, और ये क्या, यहाँ तो पक्षी भी रहते हैं। कबूतर भैया ने कहा था कि यहाँ से मालामाल होकर निकलते हैं, लेकिन इस जंगल के पक्षी तो मुझे गरीब लग रहे हैं। चुपकर बादल कौवा भी मानो चिड़िया को देख रहा था। मानो चिड़िया बैठी हुई थी, तभी एक भिखारी पक्षी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। हाँ तोते भैया, लेकिन मेरे पास तो ये एक सूखी हुई रोटी है, आप इसे ले लो। घर पर पकाने के लिए सब्जी नहीं थी, इसलिए ये अकेली रोटी ही है। कोई बात नहीं चिड़िया, मैं अपना पेट सूखी रोटी खाकर ही भर लूँगा। ऊपर वाला तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। भूख तो मुझे भी लगी है, तोते से छीन कर खा लेता हूँ रोटी। फिर बादल कौवा भिखारी तोते है। मानो चिड़िया थोड़ा आगे जाती है तो वहाँ कुछ कबूतर के बच्चे अपने लिए एक घोंसला बना रहे थे। आंटी, हमारी मदद करें, हमारा तिनकों का घोंसला बना दे। हाँ बच्चों, तुम अकेले ये घोंसला क्यों बना रहे हो? आपके मम्मा पापा कहाँ हैं? आंटी, हम अपने मम्मा पापा को इस घोंसले का सरप्राइज देने वाले हैं, इसीलिए हम ये घोंसला बना रहे थे। ऐसे मानो चिड़िया उस जंगल में रहने वाले पक्षियों की मदद करती है। मानो चिड़िया थक हार कर एक सूखे हुए पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ये कैसा जंगल है, यहाँ के सभी पक्षी तो बहुत गरीब हैं। मैं तो यहाँ अपनी गरीबी के दिन बदलने आई थी, लेकिन मुझसे ज्यादा गरीब इस जंगल में हैं। मानो चिड़िया जिस सूखे हुए पेड़ के नीचे बैठी थी, वो अचानक से हरा भरा हो जाता है और उस पर ढेर सारे सोने के सिक्के लग जाते हैं। ये सब देखकर मानो चिड़िया हैरान हो जाती है। मैं इस जादुई जंगल का रक्षक हूँ,
जो भी इस जादुई जंगल में आता है उसे गरीबी की दुनिया से होकर गुजरना पड़ता है। तुम्हारा इम्तिहान था और तुम इस इम्तिहान में पूरी उतरी हो। मेरे पेड़ के सारे सोने के सिक्के तुम हारे हुए। तभी जादुई पेड़ के वो सारे सिक्के एक बैग में भर जाते हैं। चिड़िया, ये सोने से भरा हुआ बैग तुम अपने साथ ले जा सकती हो। अब से तुम्हारे गरीबी के दिन खत्म हुए। धन्यवाद पेड़ जी, मुझे तो लगा था कि ये जादुई जंगल सिर्फ गरीब पक्षियों का है, लेकिन अब समझ में आया ये सब तो एक छल था। इतना कहते हुए मानो चिड़िया वो बैग उठाती है और नदी से निकलते हुए अपने घर की ओर चली जाती है। अरे वाह वाह, चिड़िया को तो मिल गए सोने के सिक्के। अब मेरी बारी है। पेड़ पेड़, मुझे भी सोने के सिक्के दो, मैं भी अमीर होना चाहता हूँ। हाँ हाँ, तुम्हें भी मिलेगा, तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा। तुमने जो बोया है वही पाओगे। पेड़ के इतना कहते ही पेड़ पर से पत्थरों की बारिश होने लगती है। बादल कौवा उन्हीं पत्थरों के नीचे दबकर मर जाता है। मानो चिड़िया अपने घर वो बैग लेकर आती है और अपनी बेटी को सारी बात बताती है। इस तरह एक गरीब मछुआरन चिड़िया का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। फिर मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना की शादी धूमधाम से कर देती है। तेज बारिश में अपना सामान लिए हुए बादल कौवे की माँ अपने बेटे का घर ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें कहीं भी बादल कौवे का घर नहीं मिल रहा था। अरे, ये बादल बेटे का घर कहाँ चला गया है? पहले तो घर आसानी से मिल जाता था, अब तो रास्तों की भी समझ नहीं आ रही। तभी बुलबुल मौसी वहाँ से गुजर रही थी। वो बूढ़ी कौवी को देखकर उसके पास जाती है। अरे, आप कौन है? आपको पहले तो इस जंगल में नहीं देखा। हाँ बुलबुल बहन, मैं बादल कौवे की माँ हूँ। अपने बेटे से मिलने आई थी, लेकिन रास्ते में इतनी तेज बरसात शुरू हो गई। अब मुझे अपने बेटे का घोंसला नहीं मिल रहा। अच्छा, तो आप कौवे की माँ है, तो आप चिंता काहे को करती हैं? चलिए माँ जी, मैं आपको बादल के घर ले चलती हूँ। लाइए माँ जी, ये बैग मुझे दीजिए। नहीं नहीं, मेरा कुछ कीमती सामान है, मैं ये खुद उठा लूंगी। लगता है बुढ़िया के पास कुछ कीमती सामान है। हो ना हो, कीमती गहने ही होंगे। फिर बुलबुल मौसी बादल की माँ को उसके घर छोड़ आती है। अरे माँ, आओ आओ। अरे बाप रे, ये बुढ़िया यहाँ क्या करने आई है? बेटे, मुझे तो इतनी तेज बारिश में तुम्हारा घोंसला नहीं मिल रहा था। वो तो भला हो उस बुलबुल मौसी का, जिसने मुझे तुम्हारे घर छोड़ दिया, वरना मैं तो वापिस ही जाने वाली थी। अच्छा, तो उस बुलबुल मौसी ने किया है, उसे तो बाद में मैं देख लूंगी। क्यों बिजली बहू, कैसी हो तुम? अब तक तो मजे में थी, अब आगे का पता नहीं माँ जी। अब इस बुढ़िया की ऐसी खातिरदारी करूंगी कि एक दिन में ही भाग जाएगी। अगले दिन बिजली कौवी अपनी सास के खाने में ढेर सारी मिर्ची डाल देती है। जैसे ही सब खाना खाने लगते हैं तो वो अपनी सास को मिर्ची वाली थाली दे देती है। बिजली की सास खाना खाने लगती है। छी छी, अरे बहू, ये कैसा खाना है? खाने में मिर्ची बहुत ज्यादा है। अरे, क्या कह रही हैं आप बाजी? बादल जी, क्या आपको भी मिर्ची ज्यादा लग रही है? नहीं नहीं बिजली माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मिर्ची तो एकदम बराबर है। सासू माँ, मुझे पता है आपको हमेशा मेरे खाने से तकलीफ होती है। अरे नहीं नहीं बहू, तू गलत समझ रही है। रहने दीजिए, एक काम कीजिए, कल से खाना आप ही बनाइएगा। क्या? हाँ माँ, वैसे भी आपके पंखों से बना हुआ खाना खाए काफी समय हो गया है। अच्छा बेटे, ठीक है। ऐसे बिजली कौवी अपनी सास से सारे काम करवाती थी, झाड़ू भी लगवाती और रसोई में खाना भी बनवाती। लेकिन इधर बुलबुल मौसी ने पूरे जंगल में बात फैला दी थी कि बिजली कौवी की सास बैग भरकर सोना चांदी अपने साथ लेकर आई है। एक दिन बिजली कौवी नदी पर पानी पीने आई हुई थी, तभी उसकी सहेली बबरी कबूतरी वहाँ आती है।
अरे वाह बिजली, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है। ऊपर वाला तुम जैसी सास हर किसी को दे। अरे क्या बबली, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तूने ऐसा क्या देख लिया उस बुढ़िया में? अगर तुझे मेरी सास इतनी ही पसंद आ गई है तो उसे अपने घर ले जाओ। अरे अरे बिजली, तुम तो गुस्सा ही होने लगी। मैंने सुना है कि तुम्हारी सास सोना और चांदी से भरा बैग साथ में लाई है, वो भी तुम्हें देने। हमें तो ये बात बुलबुल मौसी से पता चली है। क्या कहा? सोना चांदी? मगर इस बारे में मुझे तो सासू माँ ने कुछ नहीं बताया। बिजली, मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें परखना चाहती है। बस तुम अपनी सास की पूरी मन से सेवा करना, देखना वो सारा सोना तुम्हें ही देगी। ये सब बातें सुनकर बिजली कभी खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। घर में बिजली कभी की सासू माँ झाड़ू लगा रही थी। अरे अरे सासू माँ, ये आप क्या कर रही हैं? लाइए लाइए, ये झाड़ू आप मुझे दे दीजिए। आप मेरी सासू माँ हैं, मेरी माँ जैसी। भला मैं आपसे काम कैसे करवा सकती हूँ? माँ जी, अब आप करेंगी आराम और मैं करूँगी काम। तब से बिजली कभी सारे काम खुद ही करती और अपनी सास की भी सेवा करती। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। बिजली कभी रोज ही अपनी सास का बैग चुराने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे चुरा नहीं पाती। अरे पता नहीं कब तक इसकी सेवा करनी पड़ेगी। सोते समय भी अपना बैग अपने साथ लेकर सोती है, आखिर चुराऊं मैं कैसे? दादो दादो, चलिए ना, मेरा बॉल उस पेड़ के पास खो गया है। आप चलकर मुझे ढूंढ कर दीजिए ना दादो। हाँ हाँ जुगनू बेटा, चलो। फिर बिजली कभी की सास जुगनू के साथ बाहर चली जाती है। अरे वाह, जो काम मैं खुद आज तक नहीं कर पाई वो मेरे जुगनू ने कर दिया। जुगनू बेटा, कहाँ है तेरा बॉल? दादो, इस जमीन के नीचे लगता है किसी ने कुछ खोदा है। जरूर उस किक्की ने मेरा बॉल यही छुपाया होगा। अच्छा बेटा, रुको देखती हूँ। फिर बिजली कभी की सास उस खड्डे को खोदती है। उसे उस खड्डे में सोने से भरी हुई एक पोटली दिखाई देती है। अरे बाप रे जुगनू, ये देखो, हमें तो ढेर सारा सोना मिल गया। चल जुगनू बेटा, हम सारी बात तेरी माँ को बता देते हैं। अब तो हम अमीर हो गए हैं। इधर बिजली कभी अपनी सास के बैग को खोल कर देखती है, परंतु उसमें तो कोई भी सोना चांदी नहीं था। उस बैग में तो उसकी सासू माँ के फटे हुए कपड़े थे। अरे सारी मेहनत बेकार हो गई। इस बुढ़िया के पास सोना तो क्या, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तभी बिजली कभी की सास वो खजाने से भरी हुई पोटली लेकर आ जाती है। वहीं रुक जाओ, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। अरे बहू, तू ये क्या कह रही है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? गलती? आज तक तेरा हमें कोई फायदा हुआ है? हर समय बस खाती ही रहती हो। बहू, अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। तू मेरी बात तो सुन। किस्मत तो मेरी खराब हो गई है जो मैंने तेरे बेटे से शादी की। मम्मा, पहले दादू की बात तो सुन लो। तू तो चुप कर जुगनू, अगर कुछ बोला तो एक पंख लगाऊंगी। बेटी, मैं तो तुझे बहुत अच्छी समझती थी, लेकिन तू मतलबी निकली। जा रही हूँ मैं। फिर बिजली कभी की सास वहाँ से चली जाती है और वो अपनी खजाने से भरी हुई पोटली लेकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। रात होते ही जंगल में फिर से बारिश शुरू हो जाती है। मानो चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। वो खिड़की से बिजली की सास को देख लेती है। अरे, ये तो बिजली की सासू माँ है, लेकिन ऐसी बारिश में ये बाहर क्यों बैठी है? फिर मानो चिड़िया बिजली कभी की सास के पास जाती है। माँ जी, ऐसी तेज बारिश में आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप बिजली के पास क्यों नहीं जाती? बेटी, कैसे जाऊं अपनी बहू के घर? उसने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? चलिए, आप मेरे साथ मेरे घर में चलिए। फिर मानो चिड़िया बिजली कभी की सास को लेकर घर आ जाती है और वो खाना बनाकर बादल कपे की माँ को खिलाती है। वो बूढ़ी कभी
पेट भरकर खाना खाती है और सो जाती है। अगले दिन वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। बेटी, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? मेरी बहू ने तो मुझे घर से निकाल दिया। तुमने तो मेरा एक बेटी की तरह ध्यान रखा। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी ही बेटी हूँ। आज से आप भी मेरे साथ ही रहेंगी। वैसे मैं भी अकेली ही रहती हूँ। बेटी, मुझे कुछ देना है तुम्हें। ऐसा कहते हुए बिजली की सास वो सोने से भरी हुई पोटली मानो चिड़िया को दे देती है। अरे माँ जी, इस पोटली में तो ढेर सारा सोना है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं रख सकती। बेटी, ये मेरा आशीर्वाद समझ कर ले लो। वैसे भी मैं इसका क्या करूँगी? मुझे तो 2 वक्त का भोजन चाहिए। ये तेरे काम आएंगे। इधर बिजली कपी को भी मालूम हो जाता है कि उसकी सास के पास ढेर सारा सोना था जो उसने मानो चिड़िया को दे दिया है। हाय रे मेरी किस्मत। अरे तोते भैया, ये कैसी कैसी रजाइयाँ दिखा रहे हो? जरा अच्छी और मुलायम रजाई दिखाओ। मैडम जी, ये देखिए, ये हमारी दुकान की सबसे अच्छी और महंगी रजाई है। हाँ हाँ, ये रजाई बहुत सुंदर है। ऐसा करो, इसके साथ की 5 रजाइयाँ और दे दो। मम्मा, आप इतनी रजाइयों का क्या करेंगी? हमारे पास तो पहले ही इतनी रजाइयाँ हैं। जगनो बेटा, ठंड का मौसम शुरू हो गया है, इसीलिए इतनी सारी रजाइयाँ ले रही हूँ, ताकि जब एक रजाई पहनकर हम बोर हो जाएं, तो दूसरी रजाई ओढ़ लेंगे। बिजली मालकिन की बात सुनकर उसके घर में काम कर रही मानो चिड़िया सोचती है, ये अमीर पक्षियों की जिंदगी भी कितनी अच्छी होती है। इनके पास कितनी रजाइयाँ हैं और एक हम हैं। एक फटी हुई रजाई से कितनी सर्दियों का मौसम गुजार रहे हैं। मानो चिड़िया मन ही मन में अपने गरीबी के बारे में सोचती है और काम करने लगती है। शाम को काम करके जब वो अपने घर जाती है तो देखती है उसके दोनों बच्चे कांप रहे थे और रो रहे थे। अरे क्या हुआ बच्चों, आप रो क्यों रहे हो? मम्मा, आपने जो हमारी फटी हुई रजाई धूप में रखी थी, आपके जाने के बाद बारिश हो गई और बारिश में हमारी रजाई सारी भीग गई। अब तो वो रजाई खराब हो गई है। हम रात को क्या ओढ़ेंगे? ऐ ऊपर वाले, ये सारी परेशानियां हम गरीबों को ही क्यों दे देते हो? इतनी ठंड में ये फटी हुई रजाई ही तो हमारा सहारा थी। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? इनके पास तो गर्म कपड़े भी नहीं हैं। मानो, ऊपर वाले को कोसने से क्या होगा? इन सब का कारण मैं हूँ। अगर मैं ठीक होता तो आज तुम्हें और बच्चों को इतने दुख में ना देखता। मानो चिड़िया का पति अपाहिज था, जिसकी वजह से वो कोई काम नहीं कर पाता था। इसीलिए मानो चिड़िया को बिजली कपी के घर नौकरानी का काम करना पड़ता था। बच्चों, आप यहीं बैठो, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम करके आती हूँ। इतना कहते हुए मानो चिड़िया जंगल में बाजार की ओर निकल जाती है, जहाँ वो देखती है कि काफी सारे सब्जी वाले पक्षी बैठे हैं, जिनके पास ढेर सारी बोरियां रखी हुई थीं। कबूतर चाचा, ये सब्जी की बोरी कितने की है? अरे चिड़िया बहन, ये बोरियां तो हमारे किसी काम की नहीं है। अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम ले जाओ। मानो चिड़िया सब्जी वाले कबूतर चाचा से वो बोरियां ले आती है। घर आकर वो उन्हें आपस में सिलकर उनकी एक चादर बना लेती है और वो चादर अपने पति और बच्चों को उड़ा देती है। मम्मा, ये तो बहुत चुभ रही है। बच्चों, क्या करूं? हमारे पास सर्दी से बचने के लिए बस अब एक यही सहारा है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। दिन गुजरने के साथ साथ ठंडी का मौसम भी बढ़ता जाता है। अरे ओ नौकरानी, अभी तक तूने बर्तन नहीं धोए? मालकिन, सर्दी बहुत है। ठंडे पानी में काम करने से मेरे पंख पूरी तरह से सूज गए हैं। क्या मैं पानी को थोड़ा गर्म कर लूं? ओहो, अब इस नौकरानी को बर्तन धोने के लिए गर्म पानी चाहिए। केसर का जो बिल आएगा कौन भरेगा? तेरा बाप। चुपचाप से ठंडे पानी में बर्तन धो और फिर कपड़े भी। अगर ज्यादा चूचूगी तो इस महीने की तनख्वाह मैं तुझे अगले महीने दूंगी। मानो चिड़िया को सर्दी में ठंडे पानी से ही काम करना पड़ता है। जब मानो चिड़िया बिजली कपी के घर से काम करके आती है तो देखती है उसके पति चंदू चिड़े की तबीयत बहुत खराब है। ए ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? इनका शरीर तो आग की तरह तप रहा है। इन्हें अकेले छोड़कर मैं कैसे जाऊंगी?
अगर काम पर नहीं जाऊंगी तो बिजली मालकिन मेरे 2 दिन की तनख्वाह काट लेंगी। माँ, आप चिंता नहीं करो, आप पापा के पास ही बैठो। आज आपकी जगह मैं जाती हूँ काम पर। लेकिन मीना बेटी, आप अभी बहुत छोटी हो, आप काम कैसे करोगी? कोई बात नहीं माँ, मैं सब कर लूँगी। आपको देख देख कर मैं सब काम सीख गई हूँ। फिर अगले दिन मानो चिड़िया की बेटी मीना चिड़िया काम पर जाती है। एक तो नौकरों के बहाने खत्म ही नहीं होते। सुन ले ओए मीना, अगर घर की कोई चीज भी टूटी तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मालकिन, आप चिंता नहीं कीजिए, मुझे माँ ने सब बता दिया है और काम भी सिखा दिया है। न कहते हुए मानो चिड़िया की छोटी बेटी घर के सारे काम करने लगती है। तभी मीना चिड़िया जुगनू के कमरे में जाती है और वो देखती है। मुन्नी बहन, देखो हमारी रजाई कितनी गर्म है और ऐसी ठंड में मूंगफली खाने का कितना मजा आ रहा है। हाँ भैया, और आपको पता है मम्मा इस बार मुझे बहुत अच्छे अच्छे फ्रॉक्स लेकर देने वाली है। बच्चों को देखकर मीना चिड़िया का मन भी ललचाता है और उसका दिल भी मूंगफली खाने को करता है। वो जुगनू कवि और मुन्नी कवि के पास जाती है। मुझे भी थोड़ी सी मूंगफली दे दो, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। छी छी, तुम कितनी गंदी हो, दूर जाओ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में आने की? तभी बिजली का भी अंदर आती है। क्या हुआ बच्चों? माँ देखो ना, ये छोटी चिड़िया हमसे खाने की चीजें मांग रही है। अरे छोटी चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बच्चों से छीन कर खाएगी? आई बड़ी, चल भाग यहाँ से। बिजली कभी मीना चिड़िया को मारती है और वहाँ से निकाल देती है। रोती हुई मीना घर आती है और वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। हाँ मम्मा, आज से हम वो बोरी नहीं ओढ़ेंगे, वो हमें बहुत चुभती है। बच्चों, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें नई रजाई लेकर दे सकूं। अपनी माँ को माफ कर देना। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को पंखों से लगा लेती है और रोने लगती है। ठंड की वजह से बिजली कवि और उसके बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो सभी अपने घोंसलों से उठ भी नहीं पाते। मालकिन, आप सब तो बहुत बीमार हो गए हैं। पता है, मेरी माँ वाले जंगल में जब भी कोई बीमार पड़ता था तो हम उसे काढ़ा बनाकर पिलाते थे। मुझे भी वो काढ़ा बनाना आता है, मैं आपके लिए वो काढ़ा बनाकर लाती हूँ। देखिएगा, वो पीते ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे डॉक्टर की दी हुई महंगी दवाइयों से तो हम ठीक नहीं हुए, और तुझ गवार के दिए हुए काढ़े से क्या हम ठीक हो जाएंगे? मालकिन, एक बार आप काढ़ा तो पीकर देखिए, आप 2 दिनों के अंदर ही ठीक हो जाएंगे। फिर मानो चिड़िया रसोई में जाती है। वो देसी तरीके से काढ़ा बनाती है और अपनी मालकिन और बच्चों को देती है। जब तक वो सब ठीक नहीं हो जाते, दिन रात उनकी सेवा करती है। मैंने मानो के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, इसके बावजूद भी वो आज मेरा और मेरे बच्चों का कितना ख्याल रख रही है। हम तो दिन भर हीटर के सामने बैठे रहते हैं, तब भी हम सब बीमार हो गए, और मानो के पास तो पहनने के लिए एक भी गर्म कपड़ा नहीं है। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। वैसे ये मानो गई कहाँ? आज तो उसकी तनख्वाह देनी थी और आज ये घर चली गई। मैं एक काम करती हूँ, मानो चिड़िया और उनके बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेती हूँ और उसके घर जाकर उसकी तनख्वाह दे आती हूँ। ये देखकर उसके परिवार वाले खुश हो जाएंगे। फिर बिजली कवि मानो चिड़िया और उसके बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े लाती है और एक रजाई भी। लेकिन जैसे ही बिजली कवि मानो चिड़िया के घर जाती है तो देखती है उसका पति अपाहिज घोंसले में लेटा हुआ था। मानो चिड़िया के दोनों बच्चे बोरी ओढ़े अपने घोंसले में बैठे हुए थे और बेचारी मानो चिड़िया खांसते हुए भोजन बना रही थी। मानो, मालकिन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मानो, तुम्हारे परिवार की ऐसी हालत है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम सब इतनी ठंड में और गरीबी में कैसे रह रही हो? मालकिन, ये तो हम सबकी किस्मत में लिखा है। खैर छोड़िए, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। चिड़िया, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए गर्म कपड़े और रजाई लेकर आई हूँ, और ये रही तुम्हारी तनख्वाह। मुझे माफ कर देना चिड़िया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मालकिन, आप मुझसे माफी ना मांगिए। आप कहाँ और मैं कहाँ?
आपने हमारे लिए इतना सोचा, हमारे लिए तो यही बहुत है। ये सुनकर बिजली कभी मानो चिड़िया को गले से लगा लेती है। फिर बिजली कभी मानो चिड़िया की तनख्वाह बढ़ा देती है। कुछ दिनों बाद चिड़िया के हालात भी बेहतर होने लगते हैं। उनका परिवार अब पहले से बेहतर जिंदगी जीने लगता है। जंगल के बड़े महल में राजा तोता और उसकी रानी तोती रहा करते थे। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि कई सालों बाद उनके यहाँ संतान आने वाली थी। मेरी रानी, अब तुम्हें अपना बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि हमारी संतान इस दुनिया में आने वाली है। राजा जी, आप चिंता ना करें, मैं अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगी। ऐसे ही समय बीतने लगता है। राजा तोते के महल के सामने एक बड़ी हवेली थी जहाँ एक काली जादूगरनी कवि रहती थी। उस जादूगरनी कवि की हवेली में एक बहुत बड़ा बागीचा था जिसमें ढेरों सेब के पेड़ लगे हुए थे। एक दिन रानी तोती अपने महल के बाहर टहल रही थी। तभी रानी की नजर जादूगरनी के बागीचे पर जाती है जहाँ लाल लाल सेबों के पेड़ थे। मेरा तो बहुत मन कर रहा है इन लाल लाल सेबों को खाने का। ऐसा सोचते हुए रानी तोती अपने महल में जाती है। राजा जी, हमारे महल के सामने जो जादूगरनी रहती है उसके बागीचे में बहुत लाल लाल सेब हैं। उन लाल लाल सेबों को देखकर मुझे इच्छा हो रही है कि मैं भी वो सेब खाऊं। रानी, समझने की कोशिश करो। वो बागीचा जंगल की सबसे ताकतवर जादूगरनी बिजली कवि का है। वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। तुम देखो तो मैंने तुम्हारे लिए कितनी तरह के फल मंगवाए हैं, तुम इन्हें खा लो। राजा तोता रानी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रानी तोते की बात नहीं समझती। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मुझे बस वही सेब खाना है। बस आप मुझे उसी बागीचे से लाल लाल सेब ला कर दो। ऐसा कहते हुए रानी तोती रोने लगती है। अपनी पत्नी को ऐसा रोता हुआ देखकर राजा तोता वहाँ से जाता है। वो सीधा जादूगरनी कवि के पास जाता है। जादूगरनी जी, मेरी पत्नी गर्भवती है। उसका सेब खाने को बहुत मन कर रहा है। कृपया करो और हमें कुछ सेब दे दो। ये मेरा बगीचा है और ये सब पेड़ भी मेरे हैं। मैं इन पेड़ों के फल किसी को भी नहीं दूंगी। चलो भागो यहाँ से। ऐसा कहते हुए जादूगरनी राजा तोते को अपने बागीचे से निकाल देती है। इस जादूगरनी ने तो मुझे सेब देने से मना कर दिया है, लेकिन मैं अपनी रानी को भी उदास नहीं देख सकता। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। रात हो जाती है। आधी रात को जब जादूगरनी सो जाती है तो राजा तोता चुपके से जादूगरनी के बागीचे में जाता है और ढेर सारे सेब चुराकर वहाँ से भाग जाता है। वो सेब लेकर अपनी पत्नी रानी के पास आता है। ये देखो मेरी रानी, मैं तुम्हारे लिए जादूगरनी के बागीचे से सेब लाया हूँ। राजा जी, आप कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। फिर रानी तोती खुशी खुशी वो सेब खा लेती है, लेकिन इतने सेब खाने से उसका पेट नहीं भरता। वो फिर से अपने राजा को सेब लाने के लिए कहती है। अपनी पत्नी के कहने पर राजा तोता फिर से जादूगरनी के बागीचे में जाता है, लेकिन इस बार जादूगरनी राजा तोते को देख लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बागीचे से सेब तोड़ने की? मुझे माफ कर दो जादूगरनी जी, जो मैंने किया वो अपनी पत्नी के लिए किया। लेकिन अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारी पत्नी को इस सेब के बदले मुझे अपना बच्चा देना होगा। नहीं जादूगरनी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दे सकता। अच्छा, एक बार फिर से सोच लो। अगर तुमने मुझे अपना बच्चा ना दिया तो मैं अपने काले जादू से तुम दोनों को मार दूंगी। इतना सुनकर राजा तोता बहुत परेशान हो जाता है और वो कवि की बात मान लेता है। फिर राजा तोता अपने महल लौट आता है और सारी बात अपनी रानी को बताता है। ये बात सुनकर रानी तोती बहुत परेशान हो जाती है। ऐसे ही समय बीत जाता है।
कुछ दिनों बाद रानी तोती एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। रानी, आज मैं बहुत खुश भी हूँ और उदास भी। अगर जादूगरनी को हमारे बच्चे का पता चल गया तो वो इसे ले जाएगी। नहीं, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। तो फिर रानी, हमें ये जंगल छोड़ना होगा, इससे पहले कि उस जादूगरनी को हमारे बच्चे का पता चल जाए। लेकिन उन दोनों को तो ये मालूम ही नहीं था कि जादूगरनी अपने जादू से ये सब देख रही थी। और उसी समय जादूगरनी वहाँ पहुँच जाती है। मुझसे चालाकी करने चले थे? क्या तुम अपना वादा तोड़ने वाले थे? ऐसा कहते हुए जादूगरनी कभी उस बच्चे को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। राजा और रानी तो अपने बच्चे के लिए रोते रह जाते हैं, लेकिन जादूगरनी कभी उन पर जरा भी रहम नहीं करती और वो उस बच्चे को लेकर एक गुफा में चली जाती है। राजा जी, हमने उस जादूगरनी को हर जगह ढूंढ लिया, मगर वो हमें कहीं नहीं मिली। कबूतर, क्या कोई और रास्ता है जिससे हमारा बच्चा हमें मिल जाए? हाँ राजा जी, मैंने सुना है कि पास के जंगल में एक जादूगरनी चिड़िया रहती है। सुना है कि वो बहुत अच्छी चिड़िया है और वो सभी की मदद करती है। क्यों ना एक बार उसके पास जाकर देखा जाए, हो सकता है कि वो हमारी मदद करे। चलिए राजा जी, अभी चलते हैं। मैं अपने बच्चे के बिना और नहीं रह सकती। फिर तोता और तोती कबूतर के साथ दूसरे जंगल में जाते हैं। घने पेड़ों के नीचे एक झोंपड़ी थी जहाँ चिड़िया रहती थी। राजा तोता सारी बात जादूगरनी चिड़िया को बताता है। चिड़िया, मेरे बच्चे को बचा लो। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। रानी तोती जी, आप चिंता ना करें, मैं देखती हूँ कि आपका बच्चा कहाँ है। फिर जादूगरनी चिड़िया अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करती है और फिर बताती है। राजा और रानी, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। आपके बच्चे को काली जादूगरनी ने एक काली गुफा में बंद कर रखा है, जिसके पास एक नदी बहती है। आप चिंता न करें, मैं आपके साथ जाऊंगी। ये जादुई पंख है, ये पंख हमें उस गुफा तक लेकर जाएगा। फिर वो पंख हवा में उड़ता है और वो सभी पंख के पीछे पीछे उड़ते हैं। जादुई पंख उन्हें एक गुफा के पास लेकर जाता है। यही है वो गुफा जिसमें आपका बच्चा है। फिर वो सभी गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ राजा और रानी का बेटा बैठा हुआ था। रानी जल्दी से अपने बच्चे को गले से लगा लेती है। जादूगरनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमें हमारे बच्चे से मिलवा दिया। राजा ने अभी इतना कहा ही था कि तभी वहाँ जादूगरनी कभी आ जाती है। अरे वाह, आज तो ये जादूगरनी चिड़िया भी आई है। तुमसे बहुत पुराना हिसाब बराबर करना है। आज तो तुम जरूर मरोगी। जादूगरनी कभी, बहुत हो गया जुल्म, अब मुझे नहीं तुम्हें मरना होगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया एक आईना निकालती है। जैसे ही कभी उस आईने में देखती है तो वो जलकर भस्म हो जाती है। बुराई का अंत हमेशा होता है। आज इस जादूगरनी का भी अंत हो गया। फिर राजा और रानी चिड़िया का धन्यवाद करते हैं और वो सब अपने महल में लौट जाते हैं।